हेलो एवरीवन। आज हगिंग फेस में जितनी भी मॉडल है ना, उसको गूगल कोलैब पर कैसे रन किया जाता है वो सीखेंगे आज। इट्स बेसिकली कि हगिंग फेस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस डोमेन में उसको उसका गिटहब बोला जाता है। जितनी भी मॉडल है, जितनी भी एआई मॉडल, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल, जो भी ट्रेंडिंग मॉडल है, जो ओपन सोर्स है, यू कैन इजिली फाइंड ऑन हगिंग फेस। तो चलो देखते हैं कि आज कोई एक क्लासिफिकेशन मॉडल या इमेज टाइप का मॉडल लेते हैं और उसको कैसे रन किया जाता है, वो उसका प्रोसेस देखते हैं। तो जनरली कुछ करना नहीं होता है। हगिंग फेस की ऑफिशियल साइट पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मॉडल्स पे क्लिक करना। और यहाँ पे तुम देख सकता है कि डिफरेंट टाइप का, देखो मल्टी मॉडल है, फिर कंप्यूटर विजन है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो सबसे ईजी अभी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल मिल जाएगा। तो लेट्स सी, कोई भी मॉडल ले लेते हैं, जैसे डिस्टिल बर्ड का लेते हैं, बेस अनकेस्ड मॉडल। तो बस इस पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। यूज ट्रांसफॉर्मर्स है ना, इस पर क्लिक करने के बाद अ, देखो इसकी दो तरीका है। या तो तुम इस पे यूज इन ट्रांसफॉर्मर पे क्लिक करके वहाँ पे कॉपी कोड कर सकता है, या फिर इसके नीचे ये देखो कोड लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसको सिंपली तुमको कॉपी करना है और पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो कॉपी किया और गूगल कोलैब पे आया। और देखो यहाँ पे गूगल कोलैब में एक दो चीज़ देखना ज़रूरी है कि रन टाइम में जीपीयू सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जनरली जितनी भी हाई कंप्यूटेशनल मॉडल होता है ना, जीपीयू पे बहुत स्पीड में प्रेडिक्शन करता है। वी कैन ऑल्सो डू इन सीपीयू, बट यू नो वॉट, उस केस में तुमको टाइम लगेगा। तो चलो जीपीयू को एक्टिव करते हैं और T4 है या श्योर, और जो भी कोड वहाँ पे लिखा था ना, बस उसको पेस्ट करते हैं और और देखते हैं कि वो कोड जो है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सब है। सिंपली है कि टॉर्च को इंपोर्ट किए हैं। ऑफ कोर्स यदि तुमको एनएलपी के डोमेन में कुछ सीखना है या कुछ इंप्लीमेंट करना है, कुछ मॉडल बनाना है, फाइन ट्यून कराना है, ट्रेन कराना है, तुमको पाइटॉर्च सीखना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी कैन डू ऑल्सो विथ टेंसर फ्लो, बट उसका कम्युनिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि टॉर्च की है। जितनी भी ट्रांसफॉर्मर है ना, जितनी भी मॉडल है, जितनी भी ओपन सोर्स मॉडल है, वो सारी मॉडल एज ए तुमको बिन फाइल तुमको टॉर्च से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि तुमको टॉर्च यदि नहीं आता तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। नहीं एक्सपर्ट तो बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद ये देखो दो तीन चीज़ होती है, एक टोकनाइजर होता है और एक मेन मॉडल होता है। देखो टोकनाइजर करता क्या है कि बेसिकली तुम कुछ भी इनपुट डालेगा ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि हेलो माय डॉग इज़ क्यूट। तो ये तो एज अ टेक्स्ट है। तो मशीन लर्निंग मॉडल तो नॉर्मली टेक्स्ट तो वो कुछ नहीं बुझेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा कि वो टेक्स्ट व्हाट इज टेक्स्ट। तो सबसे पहले टोकनाइजर का मेन मोटो यही होता है कि उस टेक्स्ट को एक नंबर में कन्वर्ट करना, क्योंकि जितनी भी मशीन तुम पिक कर लो, एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और एनी डीप लर्निंग मॉडल, एट द एंड उसको नंबर ही समझ में आता है। वेट्स एंड बायसेस के जितने भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें नंबर ही होता है। और तो टोकनाइजर का मेन बेसिकली यही काम है कि तुम जो कुछ भी टेक्स्ट वैल्यू एज ए इनपुट डालेगा उसको एज ए टोकन में कन्वर्ट करेगा, आई मीन नंबर में कन्वर्ट करेगा। वो मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। और उसके बाद ये मॉडल है, तो फिर उस मॉडल में पहले तो मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। ये डिस्टिलबर्ट ये वाले मॉडल को इंपोर्ट करें, जो जैसा है कोड एज इट इज़ वैसे ही रहने। तो बस जस्ट मैं एज एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि मॉडल कितनी बड़ी है उस पर। यदि बहुत बिलियंस ऑफ पैरामीटर होगा तो उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि नॉर्मली है तो ठीक है। और यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे पहले से ही ट्रांसफॉर्मर सब इंस्टॉल्ड है। और यदि तुम नॉर्मल अपना गूगल कोलैब में इसको रन करना चाहेगा तो वहाँ पे तुमको मैनुअली, यदि ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करना पड़ेगा और पाइटॉर्च भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि नहीं होगा तो सिंपली कमांड है पिप इंस्टॉल और ट्रांसफॉर्मर और पाइटॉर्च। बस इसको इसको करेगा रन तो इंस्टॉल होने लगेगा। तो बस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहता ही है, तो इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। एनीवे, अब ये मॉडल को अपलोड कर लिया, आई मीन मेरे गूगल कोलैब में आ गया एज अ मॉडल ऑब्जेक्ट में, मॉडल वेरिएबल्स में। वो जो एक्चुअल मॉडल था डिस्टिल बर्ड बेस अनकेस्ट फाइन ट्यून SST2 इंग्लिश मॉडल, वो आ गया। अब प्रिडिक्शन में बहुत ईजी है। इसमें ज़्यादा उस टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे अभी। इन फ्यूचर कमेंट करना है, यदि तुम लोग को नीड है तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो एज ए इनपुट क्या डाले हैं, हेलो माय डॉग इज़ क्यूट, और इसको टोकनाइजर में करता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टोकनाइजर जो कुछ भी टेक्सुअल वैल्यू को फीड करेंगे उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार इसको मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन सी हियर,
101 7592 10110 2026 व्हाट इज दिस, दिस इज द इनपुट आईडीज, इट मीन्स व्हाट। और ये अटेंशन मास्क है, इसकी डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी अटेंशन ऑल यू नीड टाइप का बहुत है, थोड़ा सा डेप्थ है। इफ़ यू वांट देन प्लीज़ कमेंट एनीवे। तो यही जितनी भी ये वर्ड्स है इसको कॉरेस्पॉन्डिंग आईडीज़ में कन्वर्ट कर, हमारे अपने के पास एक आईडीज़ होगा इंटरनल इस मॉडल के पास, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कुछ भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी होगा उसको कन्वर्ट किया। देखो एक चीज़ सिंपली देखो, इसमें कितना आईडीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और एक इंड ऑफ 6 है और एक ये स्टार्ट ऑफ द वर्ड और एंड ऑफ द वर्ड होगा इंटरनली, मतलब एस ओ एस यू एस। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि तुमको इसके लिए RNN का कॉन्सेप्ट और ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो आना चाहिए, बट उतना टेक्निकल टर्म में नहीं जाते। आई होप तुम समझ गए होगे कि मतलब यहाँ पे कर क्या रहे हैं अपन, उसको सिंपली नंबर में कन्वर्ट करते। उसके बाद कुछ नहीं, बस इस इनपुट्स को मॉडल में देना है। और ये टॉर्च विथ नो ग्रेड इसीलिए लिखा जाता है, एक बहुत ईजी टर्म में समझाता हूँ कि जब फाइन ट्यून करते हैं ना मॉडल को, जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तब वहाँ पे ग्रेडियंट, ये आई डोंट नो कि ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा कि नहीं, बट फिर भी थोड़ा बताता हूँ कि नो ग्रेडियंट डिफ्रेंशिएट करते हैं वेट्स एंड बायसेस को। तो प्रिडिक्शन के समय तो मैं ट्रेन थोड़ी कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना, इसीलिए यहाँ पे मैनुअली दे देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। आई मीन जब नो ग्रेड फॉल्स ट्रू होता है तो वहाँ पे पहले चेक करता है, ये सब इंटरनली चेक ना हो इसके लिए, और फास्ट हो थोड़ा सा इसके लिए ये कर। और एक बार जब प्रिडिक्शन हो जाता है, इनपुट मॉडल में डाले और उसके बाद जो कुछ भी आउटपुट आएगा लॉजिस्टिक्स में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गमैक्स निकालना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन क्या होगी, और उसको फिर आईडी से वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मॉडल डॉट कॉन्फिग में ही रहता है। इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, बट जनरली ऐसे ही है। और फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि ये है ना, ये पॉजिटिव रिव्यू है या जो कुछ भी ऐसा मानो। इस बेसिकली ये सेंटीमेंट तुम यहाँ पे देख लिया होगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल है यहाँ पे, तुम सबसे ऊपर ही यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया होगा। हाँ ये देखो, पॉजिटिव निगेटिव दो टर्म आएगा, तो देखते हैं एक निगेटिव कुछ टर्म मतलब सेंटेंसेस लिख के। दिस दिस मोबाइल फोन इज़ वेरी बैड। देखते हैं क्या आता है, ऑफकोर्स निगेटिव आया। तो जनरली ऐसे ही कोई भी मॉडल को तो इम्पोर्ट कर सकता है, और ये तो नॉर्मल मॉडल है। आई मीन ये तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसमें ज़्यादा GPU नहीं लगता है। बट व्हाट इफ़ कि यदि तुम कोई इमेज बेस्ड मॉडल को इंपोर्ट कर रहा है, तब वहाँ पे दिक्कत आएगी। देखते हैं इमेज बेस्ड को कैसे किया जाता है, वो भी बहुत आसानी है। सिंपली जो भी प्रोसेस है ना, सिंपली उसको रिपीट करना है, फिर से मॉडल्स पे जाना है। इस बार अपन ने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए किया था कि कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी तरह आप एक इमेज पर देखते हैं, तो कंप्यूटर विजन में आओ, एक इमेज क्लासिफिकेशन भी है और एक इमेज जनरेशन भी है। तो इमेज और टेक्स्ट टू इमेज वाले मॉडल ही देखते हैं, मल्टी मॉडल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तुम जितना भी मिड जर्नी देखे होगे, डाली 2 देखे होगे, उसी तरह से स्टेबल डिफ्यूजन टाइप का भी मॉडल होता है जिसमें तुम टेक्स्ट डाल के इमेज जनरेट कर सकते हो। तो ये ओपन सोर्स ऑफ कोर्स यू कैन यूज एज अ बिजनेस, और सो इट्स लाइसेंस बेस्ड, ये लाइसेंस बेस्ड रहता है बेसिकली, सो यू कैन यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पस। ओके, तो चलो कोई भी एक पिक करते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन का ही पिक करते हैं, ये एक्सेल बेस 1.0। इसमें भी सेम जैसे जो प्रोसेस किए थे ना इससे पहले, एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, नॉर्मली आ जाएगा। यहाँ पे कोड दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है देखो यहाँ पे मेंशन भी दे दिया गया कि कौन कौन सी लाइब्रेरी की नीड्स होगी, तो ये सब भी देख लेते हैं और करते हैं, बहुत ईजी है। तो ये तो था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। अब एक मिनट, अब ये इमेज, सॉरी, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज इन हगिंग फेस से कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, आसान ही है। पिप इंस्टॉल एक्सक्लेमेशन साइन सबसे पहले देना होता है और इंपोर्ट कर लो। तब तक ये इंपोर्ट होता है, तब तक ये कोड को कॉपी कर लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। अब ये बहुत बड़ी मॉडल होगा, देख इसमें देख सकता है कि यहाँ पे इसमें डिफ्यूजर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, माय मिस्टेक। सो डिफ्यूजर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यू माइट बी थिंकिंग कि ये डिफ्यूजर क्या है, ये तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है। इफ़ यू वांट इन डिटेल देन कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा, टाइम रहेगा तो कर देंगे। एनीवे, यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि टोटल पैरामीटर इसमें कितना होगा, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडल पे डिपेंड करता है कि जितनी भी ज़्यादा
टोटल पैरामीटर होगा उसको प्रिडिक्शन में उतना ही टाइम लगेगा। कहीं पे तो आई थिंक लिखा रहना चाहिए। चलो डिफ्यूजर इंस्टॉल हो गया, और जो भी एसलेटर है, सेल्सफोर्स है, वाटरमार्क जो भी है वो इंस्टॉल हो गया। आप सिंपली कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इस कोड को। नॉर्मली ऐसे ही करना होता है। ये बहुत बेसिक लेवल का है, बट व्हाट इफ़ यू वांट फाइन ट्यून करना चाह रहा है कोई, तुम्हारे अपने इमेज का लाइब्रेरी है उस पर फाइन ट्यून करके नई इमेज जनरेशन करना चाह रहा है, तो उस समय टाइम लगेगा, और उसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को तुमको जाना होगा। तुमको पाइटॉर्च आना चाहिए, तुमको कैसे इमेज बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क, एंड इसके पेपर को थोड़ा भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, तब तुम कर सकता है, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिए, और उसके बाद देखो ये पाइपलाइन के थ्रू किया जा रहा है। हगिंग फेस में तुम देखा होगा कि दो तरीके से अपन कर सकते हैं। एक नॉर्मली पाइपलाइन जो कि सबसे आसान होता है, और इससे पहले मैं मैनुअली मॉडल को इम्पोर्ट किया था। ये देखो, तो पाइपलाइन में बेसिकली ये समझो कि बना बनाया एक टूल्स है, ऐसा समझो। ये एज अ इनपुट टेक्स्ट लेता है और आउटपुट एज ए इमेज देगा, बस यही है ब्यूटी, यही है इसका। और ये सबसे आसान भी होता है कहना, और इजी टू रन, मतलब बहुत आसान होता है कोड को रन करना। बट जब तुम फाइन ट्यून करेगा मॉडल को, तब वहाँ पे ये पाइपलाइन नहीं काम आएगा। तुमको पर्सनल मॉडल, बेस मॉडल को ही लेके उस पर यदि तुम फाइन ट्यून करके अपनी खुद का नया मॉडल बनाना चाहता है तो तुम बना सकता है। एनीवे, तो इसको मॉडल को पाइप में क्या है पता है, इसमें टोकेनाइजर और मेन मॉडल दोनों इंटीग्रेटेड रहता है, दोनों एक में ही रहता है। तो यू डोंट नीड कि तुमको अलग से टोकेनाइजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा या मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों बेसिकली इसी में रैप अप रहता है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, और तुम इधर इधर देख भी सकता है कि जीपीयू की कॉस्ट कितना है या क्या है। यानी अभी तो जीपीयू नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे इसमें थोड़ा कोड में भी समझा देता हूँ कि ये कोड में बोल क्या रहा है बेसिकली। तो ये सब, ये मॉडल आईडी नेम है, तुम दूसरे मॉडल के भी नेम दे सकते हो, ये डिपेंड करता है। ये जो वेट्स एंड बायसेस के जो भी डेटा टाइप होगा ना, आई मीन कितनी एक वेट्स वैल्यू कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, उसके बारे में है। फ्लोट 16 है, फ्लोट 32 देगा तो और ज़्यादा मेमोरी की नीड्स होगी। ये भी डिपेंड करता है कि कितनी हार्डवेयर क्या कितना है। एनीवे, ये एरर आया, किस चीज़ का एरर आया कि हाँ, कि एसिलेट इंस्टॉल्ड नहीं है। तो देखो यार, इसमें दो कभी कभी ये एरर आ जाता है, तो इसके लिए अपन को ये एरर आएगा, तुमको कभी कभी ये एरर आएगा कि डिवाइस मैप, ये लो सीपीयू, पिप इंस्टॉल, एसिलेट की तो प्रॉब्लम है। तो तुम गिटहब से इंस्टॉल कर सकता है इसको, ये सबसे सही तरीका रहता है, या हगिंग फेस के ऑफिशियल साइट से। यहाँ के ऑफिशियल साइट पे जाना, वैसे तो यहाँ पर भी दिखा दिया था फर्स्ट में। ये देखो, बस इसको इंस्टॉल कर लो तुम, हगिंग फेस। आई थिंक ये कोड है, या इसके इंटरनल, या इसके अंदर जाके देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये मेन कोड है। इसको कॉपी करके एज इट इज, या नहीं तो मैं कमेंट में ये दे दूंगा। ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, तो हैंडल करना आसान है इसमें, क्योंकि अब ये कोड क्या कह रहा है कि अभी जो भी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होगा ना, उसको गिटहब से ही डायरेक्ट इंस्टॉल करेगा। तो तब आई थिंक कि ये एरर नहीं आना चाहिए, बट देखते हैं। स्टेबिलिटी मॉडल, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो भी अपडेटेड वर्जन है ना उसको कर रहा है, और ये स्टार्ट सेशन का करने के लिए बोल रहे हैं। कोई ना, ठीक है, अब इंस्टॉल करते हैं फिर से, देखते हैं कि अब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक मिनट, ये स्टार्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर से करते हैं इसको। डिफ्यूजर पाइपलाइन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक बार फिर से रीस्टार्ट के बाद फिर से इसको इंस्टॉल करते हैं, आई मीन इसको इंपोर्ट करते हैं, और फिर एक बार इंपोर्ट हो गया तो इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ये तब तक इंस्टॉल हो रही है। ऑल जो मॉडल है स्टेबिलिटी डॉट ए आई की, डिफ्यूजन मॉडल, वो डाउनलोड हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो लेट्स सी, आई थिंक इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है उसके बाद इसको रन करना। एक बार यहाँ पे देखो जीपीयू भी 6.9 GB जीपीयू कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, ओवर द टोटल 15.0 GB गोल्ड कोलैब का फ्री वर्जन देता है।
अब देखो ये सिंपली है एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग इन अ ग्रीन हॉर्सेस। चल इसको रन करते हैं और इमेजेस देखते हैं कि कैसा है। ये जनरेट हो रहा है, और ये भी एक कह सकते हो, तुम जेन एआई का नाम सुने हो ना, ये जनरेट हो रहा है इमेज। इस टाइप का एग्जैक्ट सेम इमेज तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बैचेज रहता है, 50 बैचेज का है, तो 50 टाइम्स में आइट्रेशन के बाद तुमको ये रन होने के बाद इमेज जनरेट होगा। वो दिखाता है कि देखते हैं कैसे होता है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगैन इफ़ यू डोंट यूज एनी जीपीयू तो ये और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अपन जीपीयू यूज कर रहे हैं तब इस लेवल का टाइम लग रहा है। इमेज देखते हैं किस तरह की इमेज जनरेट हुआ है। ये देखो बहुत सही इमेज आ रहा है। यू माइट थिंकिंग जो भी प्रॉम्प्ट दिए है उसके अकॉर्डिंग तो आ ही रहा है। ये क्या लिख रहा है, एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ ट्री। ठीक है, अपन इंडिया से है तो इंडिया के बारे में कुछ लिखते हैं कि यहाँ पे सिंपली इमेज प्रॉम्प्ट दिए कि इंडियन ऑनेस्ट एंड ब्रेव मैन हाई क्वालिटी इमेजेस। कुछ भी ऐसा लिख सकता है। ये इंटरनली या ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी ये ज़्यादा करेक्ट रहेगा, वो रहना चाहिए, बट नहीं रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली जब प्री प्रोसेस होता है ना टोकनाइजर के थ्रू, तो ये बहुत सारा चीज़ एडजस्ट कर लेता है। तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। बट अगैन इफ़ यू नो हाउ टू राइट अ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट, देन तुमको एक बहुत बड़ी स्किल्स आ रहा है इसका मतलब। और इन फ्यूचर मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि यदि तुमको अच्छी हाई क्वालिटी की ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो तुमको बहुत सारा जॉब मिल सकता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम करो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली इंग्लिश है और कुछ नहीं ज़्यादा, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करके तुम किस लेवल का आउटपुट निकालना चाह रहे हैं उसको एज इट इज़ एज इंग्लिश में लिखना होता है, और कुछ। चलो इसको न्यू पेज पे देते हैं। 1 मिनट। ये ये ऐसा इमेज आया था, देखो कितनी अच्छी इमेज है। और दूसरी इमेज देखते हैं कि ये इंजन ऑनेस्ट एंड ब्रेव मैन लुक लाइक हाउ लुक लाइक। देखते हैं कैसा आउटपुट। इट में पॉसिबल अच्छा भी आ जाए और ख़राब भी है, बट देखते हैं। ये देखो बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तुमको क्या लग रहा है कमेंट करना। ये जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाले थे उसके अकॉर्डिंग देखो तो सही है, बहुत हाई क्वालिटी इमेज भी आ रहा है। आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा सा ख़राब है, अच्छी नहीं इमेज है। सो और क्या प्रॉम्प्ट था, नॉर्मल प्रॉम्प्ट था क्या कि इंडियन ऑनेस्ट एंड ब्रेव मैन हाई क्वालिटी इमेज। ये तो मुझे अभी मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया हो, बट तुम अच्छी प्रॉम्प्ट लिख सकता है और बहुत अच्छी अच्छी इमेज को जनरेट कर सकता है फ्रीली। तो आज के लिए इतना ही। यदि तुमको सही लगे वीडियो तो यार कमेंट करो। थैंक यू।